दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों बायोलॉजी के टॉप 60 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इस सीरीज में इससे पहले हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के टॉप 70 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप उन प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और यकीनन आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न 100% आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। शुरू करते हैं। देखिए 50 से क्वेश्चन स्टार्ट हैं, ठीक है, और 109 तक ये चलेंगे। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी? देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि शरीर में गैसों का विनिमय ये होता है कि श्वास द्वारा ऑक्सीजन का अंदर जाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये होता है गैसों का विनिमय। जो अंदर जो गैसों का विनिमय होता है वह होता है फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, तो 50 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है तो न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से देखिए। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई, वृक्क जो है किडनी को कहा जाता है। ठीक है, शायद ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगी। तो किडनी को कहा जाता है वृक्क। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। ठीक है, वही हम न्यूरॉन की बात करें तो ये तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 52वां प्रश्न, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या यूरिया? तो बताइए 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाता है यूरिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो यूरिन के थ्रू आउट ऑफ बॉडी होता है। चलिए आगे 53वां प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, होता है नहीं आएगी, ठीक है, ग्रंथि होती है तो गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या उदर में? तो 53 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे। तो पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे 54वां प्रश्न देखते हैं। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या पुपिल? तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो आंखों में किस भाग के नष्ट होने से आंखों की रोशनी चली जाती है? तो वह होता है कॉर्निया। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आंखों को जब दान दिया जाता है तो इस कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे 55वां प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में या पीत अस्थि मज्जा में? तो 55 का जो राइट आंसर होगा वह होगा लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। 56 क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है 63, 52 या 42 या 33? तो 56 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो कशेरुक दंड में जो है हड्डियों की जो संख्या होती है वह होती है दोस्तों 33। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक को अगर आपको बहुत ही बेसिक से और बेहतरीन ढंग से पढ़ना है तो आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। ठीक है, वहां जाकर आप बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर हमारे देख सकते हैं। यकीनन आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो एक बार जरूर देखना दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं। 57 क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है रेडियस, अल्ना, फीमर या टीबिया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह होती है फीमर। ठीक है, आगे देखते हैं। 58 क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या धमनी? तो 58 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो रक्त जो है कहाँ पर शुद्ध होता है मानव शरीर में? तो वह होता है वृक्क में, वृक्क यानी किडनी में। ठीक है, चलिए 59 की ओर चलते हैं।
मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? यह हार्ट बीट की जो बात की जा रही है यहाँ पर 72, 76, 78 या 82। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 72। ठीक है, तो 72 बार जो है 1 मिनट में हमारा हृदय धड़कता है। तो चलिए आगे देखते हैं। 60 क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ए, बी, ए बी या ओ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। ठीक है, और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए बी। चलिए आगे देखिए। 62वां प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, साइनोकोबाल्मिन या कैल्सीफेरॉल? तो बताइए 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्सीफेरॉल। और देखिए ये विटामिन के रासायनिक नाम से रिलेटेड प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो सभी आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 63, निम्न में कौन सा युक्त सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गए रासायनिक नाम वाले। तो विटामिन ए रेटिनॉल, बिल्कुल ठीक। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी ठीक। विटामिन बी थाइमिन, विटामिन के टोकोफेरॉल। तो अब यहाँ आपको आंसर पता चल गया होगा। विटामिन के को टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम नहीं है, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के की बात करें तो इसका होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 64 क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या पोलियो? तो बताइए 64 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा, शायद आपको पता हो, घेंगा। ठीक है, ये रोग आपने सुना होगा, आयोडीन की कमी से होता है, तो इसी को ये ग्वाइटर दिया गया, इसी को ग्वाइटर कहा जाता है। ठीक है, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और आगे ये जल जनित रोग है पोलियो, ये सब हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये वायरस से होने वाला रोग है। चलिए 65 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन और कमी से रोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, ये भी सही है। विटामिन सी की स्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से नपुंसकता, ये राइट आंसर है इसका। ये रोग जो है विटामिन डी की कमी से नहीं होता, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया, ये रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वृद्धों में होता है। ठीक है, चलिए 65 की ओर 66 देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा गया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या बी एवं सी दोनों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन होती हैं दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं, तो जल में होती हैं बी और सी। ठीक है, बी और सी। उसके अलावा जो विटामिन होती हैं वह वसा में घुलनशील होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। वसा में कौन सी याद होती हैं? तो आपको याद रखना है कीड़ा। ठीक है, कीड़ा, तो KEDA, ये वसा में घुलनशील होती हैं। तो चलिए आगे देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। 67 क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 90 दिन, 120 दिन, 125 दिन, 140 दिन? तो 67 का राइट आंसर है RBC, लाल रक्त कण की बात हो रही है, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो होता है 120 दिन। ठीक है, चलिए 68 देखते हैं, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या त्वचा? तो 68 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो वह करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इसका होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 69, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान या उपरोक्त सभी? तो आपने आंसर लगा लिया होगा।
और आपने लगाया होगा आंसर उपरोक्त सभी, जो कि गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन का वहन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन को ले जाने का काम कोशिकाओं तक वो करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए आगे देखिए 70 क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। तो बताइए किसका महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन? तो इसका राइट आंसर है लोहा। आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चलिए 71 क्वेश्चन देखते हैं। किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण, पाचन क्रिया में सहयोग। तो किडनी क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है, तो यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या ए एवं बी दोनों। तो 72 का राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ए एवं बी दोनों। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हड्डियों और दांतों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। चलिए 73 क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वर्टेब्रा, स्टेप्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिन्स। तो 73 का राइट आंसर है तो स्टेप्स, स्टेपीज भी कहते हैं। ठीक है, स्टेपीज, स्टेप्स ये कान में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं 74। निम्न में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो ये आसान क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी बनता है। ठीक है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। चलिए 75 क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो बताइए, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑक्सीजन। ठीक है, 76 क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या है 28, 30, 32 या 34। तो इसका जो राइट आंसर है, कितने दांत होते हैं? बोलते हैं कि एक ही में 32 ही उगाड़ देंगे। ठीक है, तो 32 दांत होते हैं वयस्क मानव में। आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन। वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा या ये सभी? तो 77 का क्वेश्चन है, ये तीनों रोग वायरस से होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए 78 क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, पास्चुरेला पेस्टिस या उपरोक्त सभी? तो देखिए 78 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो मलेरिया जो होता है वह प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण से होता है। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज, सीसी मक्खी, बालू मक्खी या इनमें से कोई नहीं? तो 79 का राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा परजीवी जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है? तो वह होती है मादा एनाफिलीज। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर, वो भी मादा, ये मलेरिया रोग फैलाती है। आगे देखते हैं 80 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग होता है? फ्लू, मलेरिया, तपेदिक, हैजा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हैजा। तो देखिए दोस्तों, हैजा, पीलिया, ये पीटिया नहीं है पीलिया, टाइफाइड, ठीक है, ये जो है जो जलजनित रोग हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, हैजा के अलावा पीलिया, ठीक है, टाइफाइड, ये जलजनित रोग हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए और हैजा ऑप्शन में ना मिले तो टाइफाइड या पीलिया आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं 81 प्रश्न। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या मस्तिष्क? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो डायलिसिस किसके लिए की जाती है? तो वह की जाती है किडनी के लिए। ठीक है, किडनी के लिए की जाती है डायलिसिस। 82 देखते हैं। बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? खसरा, टीबी, चेचक, पोलियो? तो बताइए BCG का टीका क्यों लगता है? तो ये लगता है BCG का टीका
टीबी के प्रतिरक्षण हेतु। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनिए। जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, रेबीज, सिफिलिस। तो 83 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है देखिए, तो इनमें से कौन कौन से रोग होते हैं? तो एक तो होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से टीबी, ठीक है, और ये कुष्ठ रोग भी होता है, ठीक है, और रेबीज नहीं होता, और मलेरिया भी नहीं होता, सिफिलिस होता है। ठीक है, तो 2, 3, 5, तो सी आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, टीबी, कुष्ठ रोग और सिफिलिस, ये जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 84 क्वेश्चन, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर या ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, मच्छर के द्वारा ये तीनों रोग फैलते हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है, डेंगू एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है, और ये ऑलरेडी मतलब पीत ज्वर जो होता है, ये बुखार जो फैलता है वो भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, चलिए 85 देखते हैं। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनिए। तो घरेलू मक्खी द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो इसमें जो दिए गया है हैजा, अतिसार, प्लेग, तपेदिक, फील, पाँव। तो बताइए इनमें से कौन कौन से रोग जो है घरेलू मक्खी के द्वारा फैलते हैं? तो देखिए, एक तो हैजा फैलता है, ठीक है, अतिसार भी फैलता है और प्लेग भी फैलता है, ठीक है, और ये तपेदिक और ये नहीं फैलते हैं। तो घरेलू मक्खी के द्वारा हैजा, अतिसार और प्लेग फैलता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये तीसरा, यानी दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, 86 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी, सैंड फ्लाई। तो बताइए 86 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो चूहा जो है प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 87। वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? एक्लर, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, थियोफ्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है, बॉटनी के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रेट्स, ठीक है, वहीं बायोलॉजी के अरस्तु कहे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 88 क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बॉटनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी जो है शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, ये वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, ठीक है, और बॉटनी तो वनस्पति विज्ञान होती है। ठीक है, चलिए 89 प्रश्न देखते हैं। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, तो वह कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, 90 क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन, कार्ल लिनियस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो विषाणु यानी वायरस की खोज जो की थी वह की थी इवानोव्स्की ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए 91 देखते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज या ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है वायरस। ठीक है, ये न तो निर्जीव की श्रेणी में आता है न सजीव की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 92, बैक्टीरिया की खोज किसने की? एंटोनी वन लीवेनहॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, हरगोविंद खुराना। तो 92 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो बैक्टीरिया की खोज की थी लीवेनहॉक ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 93, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर। तो 93 का राइट आंसर है, रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 94 क्वेश्चन है, पास्चराइजेशन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? लुई पास्चर ने इस विधि को इजाद किया। इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है।
इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उपरोक्त सभी, तो देखिए पास्चराइजेशन में ये तीनों बातें सत्य होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए 95 प्रश्न देखते हैं। टीबी के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। चलिए 96 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस, लेकेनोरा। तो 96 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है लाइकेन, ठीक है। इसे पर्यावरण प्रदूषक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 97 प्रश्न। निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम, ऑर्किड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वह होगा ब्रायोफाइलम, ठीक है। इसके पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए 98 देखते हैं। सुमेलित करें तनों का रूपांतरण और उदाहरण। तो यहाँ पर जो देखिए दिए गए हैं प्रकंद, राइजोम, स्तंभकंद, ट्यूबर, शल्ककंद, बल्ब, धनकंद, कॉर्न। तो यहाँ पर जो है सुमेल करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो होगा पहले का जो होगा यहाँ पर प्याज, जिमीकंद, हल्दी, आलू। तो प्रकंद में कौन आता है? तो प्रकंद में आती है हल्दी, ठीक है। और स्तंभकंद में कौन आता है? ट्यूबर में ये आलू, ठीक है। और शल्ककंद की बात करें, बल्ब में आता है प्याज। और धनकंद की बात करें, इसमें आता है जिमीकंद। तो यहाँ देखिए पहले का हो गया तीसरा, तो यहाँ पहले का तीसरा, देखिए ये ऑप्शन तो कट गया, इन तीनों में दिया गया है, ठीक है। दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, अब ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। अब ये दो बचे। और तीसरे का पहला, तीसरे का पहला इसमें दिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 99 प्रश्न देखते हैं। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है? नागफनी, गुलाब, लहसुन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो शुष्क जगह पर पाए जाते हैं जो वहाँ पर, तो इसमें आएगा नागफनी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 100 देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो पर्णाधार यानी लीफ बेस, पर्णवृंत, पेटियोल्स, पर्णदल, लेमिना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के लेमिना यानी पर्णदल में संपन्न होता है। चलिए 101 देखते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है? कॉर्क, रंध्र, जाइलम या फिलोयम। तो देखिए पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक कौन होते हैं? रंध्र, ठीक है। इन्हीं के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है। चलिए 102 प्रश्न देखते हैं। पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है पत्तियों के गिरने के आधार पर, रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर, पत्तियों के हरे रंग के आधार पर, या पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर। तो 102 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 103। कॉर्क प्राप्त होता है सुबेरिन से, लेटेक्स से, पत्तियों से या ये सभी? तो 103 का जो राइट आंसर है, कॉर्क जो प्राप्त होता है वो होता है सुबेरिन से, ठीक है। चलिए आगे देखिए 104 प्रश्न है। पुष्प का नर जननांग है? पुमंग, जायांग, दलपुंज या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पुष्प का जो नर जननांग होता है वो होता है पुमंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 105। पुष्प का मादा जननांग है? पुमंग, जायांग, दलपुंज या बाह्य दलपुंज? तो 105 का जो राइट आंसर है वो है जायांग। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। पुष्प का नर जननांग होता है पुमंग और मादा होता है जायांग, ठीक है। चलिए 106 प्रश्न देखते हैं। अनिषेक फलन के उदाहरण हैं? केला, पपीता, अंगूर या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ये सभी,
ठीक है। अनिषेक फलन के उदाहरण कौन से हैं? तीनों। 107 प्रश्न देखते हैं। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। जाइलम, फ्लोएम, वार्षिक वलय या ये सभी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो भोजन को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है। वहीं जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम। तो चलिए 108 प्रश्न देखते हैं। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य है। तो पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, जल एवं खनिज लवणों का संवहन, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना, या ए एवं बी दोनों? तो देखिए इसका राइट आंसर है दोनों, ए एवं बी, यानी सी नहीं है। ए पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है और जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम, ठीक है। वहीं भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है फ्लोएम। चलिए 109 प्रश्न देखते हैं। पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक हैं। जाइलम ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है शीर्ष में जो पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक होते हैं उसे बोलते हैं शीर्षस्थ, क्योंकि इसमें देखिए शीर्ष आ रहा है वैसे भी, ठीक है। शीर्षस्थ विभज्योतक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ थोड़ी दिक्कत है दोस्तों, ये स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों ये रहे आपके 60 क्वेश्चन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।